मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड्स। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मैं आज आपको बॉन्डिंग पूरी क्लियर करूँगा। केमिकल बॉन्ड या फिर हम इनको बोलेंगे रासायनिक बंध, ये टॉपिक आज आपको क्लियर करना है। रासायनिक बंध में एक पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारे जनरली कि जब कोई भी केमिकल बॉन्डिंग होती है, रासायनिक बंध बनता है, तो ऊर्जा उसमें से निकलेगी या गेन की जाएगी, मतलब उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही बन रहा, आपको कोई भी बॉन्ड बनेगा, देखिए सपोज करिए हमारे पास ये Na है, ये Cl है। Na आपको मालूम है अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दान दे देता है, और क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये, अब थोड़ी देर बाद में इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल दूंगा, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि कोई सा भी जब बंध बनेगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, इसमें उत्सर्जित होगी। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हमें तैयार रखना है। कोई सा भी रासायनिक बंध बनता है तो ऊर्जा हमेशा बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है। अब रासायनिक बंध के जो प्रकार है वो कितने हैं वो आपको देखना। रासायनिक बंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूं आयनिक बंध, एक साथ बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। देखिए आयनिक बॉन्ड। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर सह संयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा आपको देखना है उपसे संयोजी बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड हमें क्लियर करना है। तो आयनिक बंध, सह संयोजी बंध और आयन उपसे संयोजी बंध, इनमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं पहले मैं ये बताऊंगा आपको। कहीं पर लिखा रहता है इस तरह से NH4Cl। आपसे एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है बताइए इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी। तो कुछ कुछ जैसे कंपाउंड है जिसमें इसमें तीनों बॉन्डिंग मिलेगी आपको, आयोनिक भी होगी, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए मैं आपको पहले तीनों बॉन्ड क्लियर कराऊंगा, इसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं बता रहा हूं आपको आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बंध किस प्रकार बनता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर नाम से क्लियर है इसके आयंस, और आयंस हमें पता है 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो केटायन और दूसरा एनायन, धनायन और ऋणायन। अब दोनों आयनों के बीच में देखिए हमें ये पहले से क्लियर है, मैं बार बार इनको रिपीट कर देता हूँ। ये अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल है जो आपको क्लियर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11281 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अपन देखते हैं 17287। ये ऑक्टेट कंप्लीट। कल वैलेंसी हमारे पिछले वीडियो में क्लियर है आपको। कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दे या डोनेट करे या गेन करे उसको हम वैलेंसी। तो यहाँ पर आपको मालूम ये डोनेट करेगा और ये गेन करेगा। अब आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए डेफिनेशन अगर अपन बोलना चाहें तो कैसे बोले, देखिए ये 2 अपोजिट चार्ज वाले एटम है हमारे पास, ये इस पे केटायन है और इस पे एनायन, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आकर्षण बल है, इसी को हम बोल देंगे आयोनिक बंध। तो आयोनिक बंध की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। 2 विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच जो बंध बनेगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। अपोजिट चार्ज वाले आयंस दिखाई दे रहे हैं, केटायन और ये एनायन। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि H और Cl इस पे केटायन रहता है और इस पे एनायन, ये बंद हो जाता है सह संयोजी। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ धनायन और ऋणायन के बीच में जो बंध बनता है वो आयनिक बंध, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेशन फेल हो रही, इसलिए फिर आपको इसमें थोड़ा सा और अंदर जाना है। और आयनिक बंध की नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो याद रखना,
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। यहां पर दिमाग में आपको बैठाना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर बोलते हैं या फिर एक्सचेंज बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मतलब ये, यहाँ पर सोडियम आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के जो आदान प्रदान से बंध बनेगा उसका नाम है आयनिक बंध। ये वाली डेफिनेशन फेल नहीं हो सकती हमारी। आयनिक बंध की डेफिनेशन क्लियर है सभी को। इलेक्ट्रॉन अब देखिए सहसंयोजी बंध तुरंत पढ़ते हैं हम, तो सहसंयोजी बंध में क्या होगा, साझेदारी होगी। वहां पर इलेक्ट्रॉनों की समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती, पता है आपको, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। तो आयनिक बॉन्ड दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच बने बंध को भी आयनिक बंध कहेंगे, या फिर हम सीधी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आदान प्रदान से बने बंध को आयनिक बंध। ये डेफिनेशन क्लियर आपको। इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको NaCl बताई थी, लेकिन मैं आपको इसकी बता रहा हूँ शर्त। आयनिक बंध बनने के लिए कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन आपको ये ट्रिक के हिसाब से याद रख लेना। इसमें एक होना चाहिए मेटल और दूसरा होना चाहिए नॉन मेटल, एक धातु और दूसरी अधातु। ये सबसे अच्छी पहचान है आयनिक बंध बनने की। 99% एग्जाम्पल इससे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। पहला होना चाहिए धातु और दूसरा होना चाहिए अधातु। अगर धातु और अधातु के बीच में बंध बना मतलब इसका नाम हो गया आयनिक बंध। अब हम ये कैसे पहचाने कौन धातु है और कौन अधातु, इसका भी आसान तरीका है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जैसे लिथियम आपको मालूम है मेटल है, धातु है। क्यों मालूम, क्योंकि इसके भाइतम में सोडियम आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन दान देते हैं वो सब हो जाएंगे धातु, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं गेन करती वो हो जाएगी अधातु। तो धातु और अधातु के बीच जो बंध बनेगा हम आंख बंद करके बोल सकते हैं ये आयनिक बंध है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर KCl, तो मेरे को पता है पोटेशियम क्या है, मेटल है, धातु है, और Cl क्या है, अधातु। अब धातु अधातु की पहचान क्या है, तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब धातु हैं, फर्स्ट सेकेंड। और उस मोहल्ले में आप जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, नाइट्रन, फास्फोरस। जिनकी संयोजकता ऋणी है वो सब क्या है, अधातु, और जिनकी संयोजकता धनी है वो सब है धातु। बॉन्ड की कंडीशन मैंने आपको बता दी, शर्त बता दी। पहला परमाणु क्या होना चाहिए, धातु, और दूसरा होना चाहिए अधातु। अब इसका उदाहरण अगर आप देखें तो उदाहरण मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, NaCl, KCl। NaCl में कौन सी बॉन्डिंग होगी, फट से आप बोलेंगे आयोनिक, KCl में आयोनिक। लेकिन इसकी भी मैंने आप एक स्मॉल ट्रिक बना रखी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम। आप देखेंगे ये 10 एग्जाम्पल लिखे मैंने आपको, अच्छे रटना नहीं, आपको 10 है, और भी अपन बढ़ा सकते हैं। जैसे अल्युमिनियम सबको पता मेटल है, सिल्वर, चांदी आप सब जानते हैं ये भी मेटल है। तो ये जरूरी नहीं बस हम उपमंडूक होके 10 याद करें, हम जितने भी मेटल है। अब इस साइड अपन आज जो फेमस एग्जांपल है केमिस्ट्री में मैंने लिख दी, ये 10-12 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेंगे, फोन लगाएंगे। और फोन किस किस को लगाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फोन लगाने का मीनिंग आपको ये क्लियर है। अगर ये सब क्या है इस मोहल्ले के मेटल, क्योंकि ये सब कैटाइनिक है और ये सब एनाइनिक है। तो कोई सी भी धातु किसी भी अधातु से कंबाइन कर जुड़ेगी, अटैच होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये R भी है, इधर से कुछ भी हमने उठा के ले लिया, I ले लिया, R भी I में कौन सा बंध है, तो आप जल्दी से बता देंगे इसमें आयोनिक बॉन्ड है। AgCl में कौन सा बॉन्ड होगा, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा Ag क्या है, मेटल, तो ये कैटाइनिक होगी, और Cl क्या है, नॉन मेटल। ये धातु है और ये अधातु है, मतलब ये बंध कौन सा है, आयोनिक। तो आयोनिक बंध बनने के लिए सबसे अच्छे तरीका क्या याद रखना आपको, धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। शर्त क्लियर हो गई आपको। अब इसके आगे हम देखें कुछ कैरेक्टर है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं इसके, जिनको हम लक्षण, गुण या मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो पहला आप देखिए
कैरेक्टर याद करने के लिए अपने दिमाग में यही रखो, NaCl। फर्स्ट हम देखें, इट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। सबको पता है क्रिस्टली ठोस पदार्थ होंगे। नमक अपने हाथ में रखा हुआ। दूसरा हम देखेंगे, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये जितने भी आयोनिक यौगिक है सबके सब क्या होंगे, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सब ध्रुवीय विलायक बोल रहा हूं मैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। पोलर सॉल्वेंट, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब कंप्लीटली सॉल्युबल क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए एक 9th क्लास में आपने देखा होगा, समान को घोलता है। ये शब्द हमें दिमाग में बैठाना। लाइक, डिसॉल्व लाइक, समान को घोलता है। इसका मतलब ये हुआ, आपको मालूम है NaCl ये पोलर नेचर का है, ध्रुवीय प्रकृति का, 2 आवेश है इस पर। और आप जल देखते हैं H2O, तो ये भी ध्रुवीय प्रकृति का है। तो ये भी ध्रुवीय और ये भी ध्रुवीय, दोनों का नेचर कैसा हो गया, पोलर हो गया। इसलिए नमक को अगर आप पानी में डालते हैं तो बहुत जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। तो दूसरा कैरेक्टर याद रखना, जितने भी आयनिक यौगिक है सब जल में घुलनशील होंगे। जल इसलिए बोल रहा हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज वाटर। ध्रुवीय विलायक का सबसे अच्छा उदाहरण है जल। तो दूसरा कैरेक्टर भी आपको क्लियर है, जितने भी आयनिक यौगिक सब ध्रुवीय विलायकों में या पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील। तीसरी बात हम याद रखेंगे, अगर सॉलिड स्टेट में है, ये ठोस अवस्था में है, तो विद्युत के क्या होंगे, ये इंसुलेटर या कुचालक। लेकिन अगर मैं मेल्ट कर दूं, इनको पिघला दूंगा, तो पिघली अवस्था में ये क्या हो जाएंगे, सुचालक। ये भी एक फेमस पॉइंट है जो आपके दिमाग में बैठा है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मेल्ट स्टेट और एक्वस स्टेट। ठोस अवस्था, सूखा नमक है, ठोस नमक है, उसमें आप देखेंगे कभी करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं उसके पानी में घोल दूंगा तो तुरंत करंट लगने लगेगा। तो ये तीसरा कैरेक्टर अपने दिमाग में बैठाइए। चौथा कैरेक्टर अपना यहाँ पर मिलेगा MPBP, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या गलनांक क्वथनांक बोलते हैं इसको। जो आयनिक यौगिक है उनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कैसे होंगे, उच्च होते हैं, हायर MPBP होंगे। और एक बात और हमें दिमाग में बैठाना है, जितना आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बंध है, वो कैसा होता है, आदिशात्मक प्रकृति का होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसमें कोई दिशा नहीं होती। इसके लिए आपको ऐसे याद रखना, जैसे सोडियम पे प्लस है तो क्लोरीन कहीं से भी इस पर अटैच हो सकता है। तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कौन सा बंध होता है आदिशात्मक, तो आपको दिमाग में जाएगा तुरंत आयनिक बंध। तो आयनिक बंध मैंने आपको क्लियर कराया। मैं तीनों बंध जल्दी जल्दी क्लियर करा के फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आयनिक बॉन्ड के बाद हम सेकंड देखेंगे कोवेलेंट या सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध बताने के पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। सहसंयोजी बंध कैसे बनेगा, या कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी अपन ने देखा था समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को हम बोलेंगे सहसंयोजी। अब इसमें आपको इंग्लिश हिंदी का कोई मैटर नहीं, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होना चाहिए, साझेदारी होना चाहिए। तो कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी। अच्छा, उसमें कंफ्यूज मत होना। पहले नंबर पे अपन ने आयनिक बताया था, आयनिक में मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम शेयरिंग भी होगी, साझेदारी भी होगी, और साथ में एक शब्द और ये दिमाग में बैठा है, सेम इलेक्ट्रॉन। समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध। एक दो एग्जाम्पल देखें हम इसके। अभी आप देखेंगे Cl2, H2O, मीथेन, इन सभी में आप देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पिछले वीडियो में आपने देखा था, एटॉमिक नंबर 17, आउटर में 7। दूसरा क्लोरीन है, इसमें भी 17, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होंगे, 7।
दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कितने चाहिए, एक एक। यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही। अब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इसलिए कौन सा बंध बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एकल से संयोजी बंध। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती, सपोज करिए O2, ऑक्सीजन का आपको मालूम है एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता है। ऑक्सीजन का क्रमांक 8 है और इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मैंने 6 है लिख लिए, दूसरा भी ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होगा, देख कितना, ऑक्सीजन अणु में कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो अणु बनता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, 2 इसके और 2 इसके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या ये एकल से संयोजी बंध और ये द्विसहसंयोजी बंध। इस तरह से एक और मिल जाता है इसमें, त्रिसहसंयोजी बंध। उसका भी बेस्ट एग्जांपल अपने पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप सबको मालूम है एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, और बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन के कितने होंगे, 5। लिखने की जो स्टाइल है हमारे ऊपर है, हम कहीं भी कुछ लिखें, देखिए इसके भी 5 लिखा मैंने, इसके भी 5, इसको 3 चाहिए और इसको भी 3। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए कौन सा बंध बनेगा, त्रिसहसंयोजी बंध। अच्छा यहीं पर हम एनर्जी की बात कर लें, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप समझ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, डबल की थोड़ी कम और सिंगल की और कम। ये हो गई ऊर्जा। एक ऑब्जेक्टिव यहीं से मिलेगा, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई किसकी अधिक होगी, एकल बंध की होगी। तो वैसे ही समझ में आ रही है, यहाँ एकल बंध है तो बहुत लंबा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेंथ ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी एनर्जी कम। इसमें लेंथ आप देखेंगे थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, डबल बॉन्ड है, 2 लोग खींच रहे हैं ऐसे समझ लो, और यहाँ पर 3 है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज हुआ, आकर्षण बल यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए इसकी बंध दूरी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो बंध दूरी वाला क्वेश्चन भी हम इसको देखकर निकाल सकते हैं। अब इसकी शर्त क्या है, आयनिक बंध की मैंने शर्त बताई थी आपको, एक होना चाहिए धातु और दूसरा अधातु। लेकिन सहसंयोजी में आप देखिए अधातु अधातु, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ये साथ साथ हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे। उसमें मैंने लिखा था मेटल और नॉन मेटल, यहाँ लिख रहा हूं मैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। अभी मैंने लिखा था वाटर, हाइड्रोजन भी आपको मालूम है नॉन मेटल गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नॉन मेटल है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा देखकर ही बता सकते हैं, कोवेलेंट। तो इसकी शर्त याद रखिए, अधातु और अधातु के बीच में जो बंध बनेगा वो बंध है सहसंयोजी। अब इसके कैरेक्टर हमें देखने के लिए, लक्षण देखने के लिए, पहला एग्जाम्पल कोई सा भी अपने हाथ में रखे, वाटर ही ले लो, अमोनिया ले लो, मीथेन ले लो। तो ये सॉलिड स्टेट में भी होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिल जाएंगे हमें। पहला उसमें हमने देखा था वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड ठोस अवस्था में ही मिलेगा। दूसरा उसको मैंने देखा था ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, जल में घुलनशील था वो। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कुछ एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें, कुछ अपवाद छोड़ दें, तो 99% कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं, याद रखना, अध्रुवीय विलायकों में घुल जाएंगे। अच्छा इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक उसमें उच्च बोला था हमने, इसमें निम्न बोलेंगे। लेकिन एक्सेप्शन जैसे डायमंड है, हीरा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत होगा। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल देखें तो ये सब कैसे होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। ये ऐसे पॉइंट को आपको फोकस करना है। पहला पॉइंट आपको क्या फोकस करना है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, डायरेक्शनल इन नेचर। कैसे पता हमें, मैंने अभी आपको बताया था, इसका डायरेक्शन जैसे HOH है तो जिधर इलेक्ट्रॉन होंगे उधर ही देखिए शेयरिंग होगी ये, और ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। तो इनकी दिशा आपको निश्चित दिखाई दे रही। तो आप जो कोवेलेंट कंपाउंड ये सब कैसे होते हैं, दिशात्मक। लेकिन इसके पहले अपन ने देखा था आयनिक कंपाउंड, ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, Cl कहीं से भी जोड़ सकता है। तो ये 3-4 इसके कैरेक्टर याद रखना।
एक बार फिर से हम आयनिक की बात करें तो आयनिक में बताया था इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहेंगे। और कोवेलेंट क्या बोला, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। उसकी कंडीशन क्या थी, मेटल प्लस नॉन मेटल। इसकी कंडीशन है नॉन मेटल नॉन मेटल। वो धातु अधातु के बीच में बनता था और ये अधातु अधातु के बीच में। अब तीसरा और मैं बता रहा हूं यहाँ पर, सहसंयोजी के बाद आएगा उप सहसंयोजी। ये टॉपिक सिंपल है इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड स्लो रख रहा हूं यहाँ पर। उप सहसंयोजी बंध को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका बुक में एक नाम और लिख रखा है इन्होंने, डेटिव बॉन्ड। हिंदी इंग्लिश में कभी भी लिख के देते हैं तो इस तरह से डेटिव बंध, सेमी पोलर, 2-3 नाम है पर अभी आप देखते जाइए। उप सहसंयोजी बंध कैसे बनेगा, तो यहाँ पर याद रखना है हमको, एक एटम है हमारे पास जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और एक और एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदारी नहीं हो रही, यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही। एक एटम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो अब कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको अपन क्या बोलेंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक नाम और है अनाबंधी, जो बंध बनाने में भाग ना ले। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो बंध बनाने में भाग ना ले, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, अनाबंधी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, बी को। और एक बात और याद रखिए, उपसहसंयोजी बंध को हम किससे दर्शाते हैं, एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दर्शाएंगे। और तीर किधर से किधर लगाएंगे, दाता से ग्राही के द्वारा, डोनर टू रिसीवर या एक्सेप्टर। यहाँ पर बस कंडीशन याद रखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए और दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से। यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रहा, देखिए ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजी। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था तो बनता था आयनिक। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शब्द यहाँ पर भी है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से जो बंध बनेगा उपसहसंयोजी। और केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बनता है वो होता है आयनिक। इसके कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली कोवेलेंट जैसे होंगे, सहसंयोजी जैसे। इसमें भी दिशात्मक वगैरह होगा, इसके में एमपीवीपी दोनों के बीच में होंगे, तो इसमें अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। और इसकी कंडीशन भी जनरली क्या होगी, जो कोवेलेंट की थी, नॉन मेटल, अधातु अधातु। अब तीनों बॉन्ड हमारे सामने क्लियर है। पहला मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड क्लियर करा है, दूसरा कोवेलेंट या सहसंयोजी, और तीसरा हमारे पास है उपसहसंयोजी। अब एक्सरसाइज करूंगा मैं, ये आयोनिक था, ये कोवेलेंट और ये कोऑर्डिनेट। आपसे एग्जाम में सपोज करिए पूछा गया NaOH में किस तरह के बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है। देखिए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आयोनिक, दूसरा है आयोनिक प्लस कोवेलेंट, तीसरा है कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, या फिर ऑल ऑफ दिस लिखा है या ओनली कोवेलेंट लिखा है। तो हम कैसे तुरंत इसको बताएं कि इसमें आंसर क्या रहेगा, NaOH में कौन कौन से बॉन्ड। अब डेफिनेशन हमारी पहले से आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो डेफिनेशन तीनों के अपने दिमाग में होना चाहिए। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता रखी है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। इसकी मैंने बता रखी थी कि कितनी सी जगह हम लिख सकते हैं, समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से। यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर दोनों में हो रहा है, एक देगा दूसरा लेगा, यहाँ पर भी एक देगा दूसरा लेगा, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों देंगे और दोनों ही लेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन। तीनों हमें फोकस रखना है डेफिनेशन।
अब NaOH, Na लिखा मैंने, आप सब जानते हैं Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और आउटर में कितने, 1। फिर इसी के आगे मैंने क्या लिख लिया, ऑक्सीजन, उसी के आगे मैंने क्या लिख लिया, हाइड्रोजन। पहले तो आप ट्रिक देख लो, ट्रिक ये है कि ये है मेटल, ये धातु है सोडियम, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, जो गैस होती है वो नॉन मेटल होती है। धातु का सबसे अच्छा तरीका ऐसे याद रख लो कि जो गैस है उड़ती रहे, ऑक्सीजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो ये धातु और ये अधातु दोनों के बीच में जो बंध बना, मैंने आपसे इसकी कंडीशन बताई थी आपको, पहले हमने डेफिनेशन लिखी, वहीं इसकी आप कंडीशन लिख लो, शर्त लिख लो, भैया एक धातु होना चाहिए और दूसरी होना चाहिए अधातु। तो यहाँ एक मेटल है और एक नॉन मेटल। हमने आंख बंद करके बोला कि ये आयोनिक बॉन्ड है। अब ये भी अधातु है और ये भी अधातु है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ कंफ्यूजन वाला मामला है क्योंकि अधातु दोनों में कोवेलेंट भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, सोडियम के आउटर में कितना है, 1, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और बाह्यतम कोश में 6। ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लिख लिया हमने। अच्छा, हाइड्रोजन का तो क्रमांक भी 1 होता है एटॉमिक नंबर, और आउटर मोस्ट में भी 1 ही होता है, तो उसको भी हमने इस तरह से लिख लिया। अब सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन अगर अपना अष्टक पूरा करे, ऑक्टेट रूल हमें पता है 288, ये नहीं भूलना हमें। तो ये 2 में भी देखिए इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट 1 ले लिया इससे। ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 उधर से ले लेगा और 1 इधर से, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा होगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आप देखिए क्या हो रहा, साझेदारी हो रही है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कौन ले रहा, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा, ऑक्सीजन से। तो ये शेयरिंग हो रही, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, किस किस के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अब समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही, तो अपने दिमाग में क्या जाएगा, ये कौन सा बंध है, सह संयोजी, ये होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पर ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे किसी को तो मजे आ जाएंगे, देखिए अष्टक पूरा होगा इसका। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है लेकिन गेन नहीं कर रहा, ले नहीं रहा, इससे सिर्फ दे रहा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा, सोडियम दे रहा और ऑक्सीजन ले रहा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए ये कौन सा बंध हो गया, आयनिक। तो हमें तुरंत दिमाग में आ गया कि NaOH में किस तरह के बॉन्ड है, आयोनिक भी मिलेगा, इसमें सिंगल आयोनिक है और सिंगल कोवेलेंट है। मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा कि इसमें एक आयोनिक बंध है और दूसरा सहसंयोजी बंध है। लेकिन ये बताने के लिए आपको रटना नहीं है, तीनों की डेफिनेशन अपने दिमाग में होना चाहिए और साथ साथ तीनों की हमें कंडीशन याद होना चाहिए, बहुत जल्दी से बन जाए। और एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं 1-2 सेकंड आप। अच्छा, NaOH मालूम होगा, इसके तुरंत बाद में बताऊंगा आपको SO2। SO2 में किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी। तो अब इतना तो पक्का है कि सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है, अधातु, और ऑक्सीजन भी अधातु है, तो इसमें आयनिक तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, इसके लिए आपको बस ये याद रखना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16286, मतलब अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 लेगा। और लेने वाले कभी धातु नहीं होते, मेटल जो है धातु है, उसकी पहचान याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप में है, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। तो ये सब दोनों नॉन मेटल है, तो इसमें पहले क्लियर होगा, इसमें आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बंध तो नहीं होगा। लेकिन अब इसमें सहसंयोजी भी हो सकता है और उपसहसंयोजी भी हो सकता है। कितने कोवेलेंट होंगे और कितने कोऑर्डिनेट होंगे अगर नंबर पूछे तो उसके लिए क्या करें हम। सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल एटम कौन है, केंद्रीय परमाणु एस है। एस के बाह्यतम कोश में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर का क्रमांक 16 होता है और बाह्यतम कोश में होंगे 6। अब ऑक्सीजन कितने अटैच हो रहा है इससे, 2, किधर भी लिख लो 2 ऑक्सीजन। जैसे हम जल लिखते हैं H2O, तो केंद्रीय परमाणु O होगा और इसके दोनों तरफ क्या लिख लिया हमने, H। तो ये टीका नहीं लगा कि इधर ही लिखे लो, ऊपर नीचे लिख लो, पर हमें सेंटर में किसको रखना है, ऑक्सीजन को। इसी तरह से हमने केंद्र में किसको रखा, सल्फर को, और 2 ऑक्सीजन लिख लिया अपनी मर्जी से। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी हमें पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके भी बाह्यतम कोश में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन।
तो हमें यहाँ 6 बिंदियां लगाना, देखिए 2 4 6। ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन मैंने शो अलग अलग तरह से किया यहाँ पर ताकि पहचान जल्दी से हो जाएगी। ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, देखिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, किससे, सल्फर से। और सल्फर के पास भी 6 है, तो सल्फर भी क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन से। अब शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही दोनों में। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 2 तो ये बन गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द्विसहसंयोजी बंध बन गया है। अब इसके अलावा देखिए सल्फर के पास में अभी और भी इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर बोले 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन, जोड़े को क्या बोलते हैं अपन, एकांकी। यहाँ पर ऑक्सीजन बैठा हुआ, देखिए ऑक्सीजन के पास आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। और ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, 6 तो थे और 2 इधर से ले चुका। तो अब इसको साझेदारी नहीं करना, इसने क्या किया, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देगा, ऑक्सीजन। सल्फर नहीं ले रहा, इससे ध्यान रखना, सिर्फ सल्फर दे रहा, अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा, 2। मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए इसने, ऑक्सीजन को। तो ये कौन सा बंध बन गया, कोऑर्डिनेट। एक ये जोड़ा दे रहा और दूसरा जोड़ा ले रहा, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट या उपसे संयोजी बंध। तो SO2 में किस प्रकार के बंध होंगे, तो आपको समझ में आ रहा है, 2 तो होंगे इसमें सहसंयोजी कोवेलेंट, और एक इसमें हो जाएगा कोऑर्डिनेट या उपसे संयोजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर नेक्स्ट क्या इसी में मैं एक और बताऊं, SO2 की जगह अगर मैं कर देता SO3, तो अभी भी आपको मालूम है एक ऑक्सीजन और मैं कहीं भी लिख देता, सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया या ऊपर लिख दिया, तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों किसको दे देता, इस वाले ऑक्सीजन। इससे भी साझा नहीं करेगा, ध्यान रखना, इससे भी साझा नहीं कर रहा, सिर्फ दे रहा। तो SO3 में डबल तो हो जाएगा कोवेलेंट और 2 ही हो जाएंगे इसमें कोऑर्डिनेट। अगर हमसे पूछा जाए SO3 में किस प्रकार के बंध होंगे, तो आपको समझ में आ रहा, इसमें सहसंयोजी भी होंगे और उपसहसंयोजी। कितने कितने होंगे, अगर संख्या भी बताना तो हम संख्या भी बता सकते हैं, 2 सहसंयोजी और 2 उपसहसंयोजी। ये केमिकल बॉन्ड जो फेमस है, ये तीनों बहुत परेशान करते हैं। 1 या 2 एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा इसमें। ये अपना टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पर थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल और देख, K3Fe(CN)6। आजकल NCERT होने से बड़े बड़े एग्जाम्पल भी, ये बड़े बड़े उदाहरण भी हमसे पूछ सकते हैं। इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, पूरा ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया। देखिए इसको हम बोलेंगे, ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, आयनिक संकुल। आयोनिक कॉम्प्लेक्स में भी आजकल आपसे बॉन्डिंग पूछ सकते हैं। अब हमसे पूछेगा इसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, तो इसका सबसे आसान तरीका देखिए, इसमें एक ट्रिक याद रखना, ये लार्ज ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। बड़े ब्रैकेट के बाहर जितने भी आपको पोटेशियम दिख रहा है, लिथियम दिख रहा है, कुछ भी, अच्छा जरूरी नहीं, एक एग्जांपल और मैं इसी तरह का दे रहा हूँ आपको, कोबाल्ट, हेक्सामीन, लार्ज ब्रैकेट को क्लोज किया, इधर मैंने लिख लिया सी। आप देखिए यहाँ तो पोटेशियम क्या है, धातु है, लेकिन यहाँ क्लोरीन क्या है, धातु है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जितने भी आपको दिखाई दे रहा है एटम, कितनी संख्या में, 3 है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि दोनों में आयोनिक बॉन्ड कितने हैं, 3, क्योंकि इसके बाहर भी कितने पोटेशियम है, 3, और इसके बाहर भी कितने क्लोरीन। तो बाहर जितनी संख्या में तत्व जुड़े रहते हैं, एलिमेंट जुड़े रहते हैं, वो इतनी संख्या में हो जाते हैं आयनिक बॉन्ड। इनको आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आयनिक संकुल में आयनिक बंध कितने हो गए, 3, क्योंकि यहाँ K3 है, अगर K2 हो जाते तो 2 आयनिक हो जाता, अगर Cl यहाँ 4 हो जाते हैं तो 4 हो जाता। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर है। अब हम अंदर चलें, अंदर में पहुंचा तो मेरे को Fe मिला और Cn मिला, तो FeCN। अब ये देखिए मेटल है, धातु, और इससे Cn, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अधातु है। तो ये जितनी भी
संख्या यहाँ दिखाई दे रही है आपको। जैसे ये मेटल है और ये लिगेंड है, लिगेंड बोलते हैं इनको, अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो धातु से जितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, मेटल से जितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच होते हैं, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप देखिए दोनों में, इसमें भी धातु से 6 लिगेंड जुड़े हैं अमोनिया, और इसमें भी धातु से 6 जुड़े हैं। तो आयनिक बंध कितने हो गए? 3। और उप सह संयोजी, कोऑर्डिनेट समझ गए ना, उप सह संयोजी बंध कितने हो गए अपने? 6। अब सह संयोजी हमें देखना, इसके लिए मेरे को CN लेकर आना पड़ेगा। साइनाइड आप देखते हैं, साइनाइड को हम इस तरह से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 और नाइट्रोजन की होती है 3। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध दिखाई दे रहे हैं हमको? तो आपको तुरंत समझ में जाएगा यहाँ पर 3, 1 2 3, मतलब एक साइनाइड, ये साझेदारी हो रही, ध्यान देना, ये साझेदारी हो रही है यहाँ पर। साझेदारी होगी तो कौन से बंध होंगे? सह संयोजी। तो एक साइनाइड में कितने हैं? 3। तो 6 में कितने हो जाएंगे? तो 6 3 18। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सह संयोजी बंध कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप कहेंगे इसमें भी 18 और इसमें भी 18, क्योंकि अमोनिया को भी अगर आप खोल के लिखें, ओपन लिखें, तो ऐसे लिखते हैं। तो एक अमोनिया में कितने सह संयोजी बंध है? 1 2 3, तो 6 3 18। यहाँ पर आयनिक बंध होगा 3, उप सह संयोजी बंध होगा 6, कोऑर्डिनेट जिन्हें कहते हैं, और कोवेलेंट सह संयोजी बंध होगा अपने 18। तो इस तरह से आप बंध किसमें भी बता सकते हैं, आयनिक कॉम्प्लेक्स या आयनिक संकुलों में भी हम बंध बता सकते हैं। बस इसको रटना नहीं है आपको, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये दोनों एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, रट के हमें नहीं जाना। यहाँ मैंने लिख दिया आपको Na3, यहाँ लिख दिया एल्युमिनियम, यहाँ लिख दिया वाटर, यहाँ लिख दिया 6। तो इसमें भी आप पहचान लेंगे कि आयनिक कितने हैं, तो आयनिक बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पर कोऑर्डिनेट या उपसह संयोजी कितने हैं, तो अभी भी आपको मालूम है 6। और सह संयोजी कितने होंगे, तो सह संयोजी या कोवेलेंट निकालने के लिए वाटर को ओपन कर लेंगे। एक जल के अणु में कितने सह संयोजी बंध है? 2। तो 6 में कितने हो जाएंगे? 12। तो जरूरी नहीं पहले 18 आए थे, अभी भी 18 आए। तो ये बंध निकालने का तरीका मैंने किसमें बताया आपको? आयनिक कॉम्प्लेक्स।